पावरफुल माइंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? क्या आपको लगता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो सचमुच आपका सपना है, या फिर आप सिर्फ जीवन की रस्में निभा रहे हैं? द एलिमेंट, हाउ फाइंडिंग योर पैशन चेंजेस एवरीथिंग। किताब में मशहूर लेखक और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले केन रॉबिन्सन हमें हमारी असली पहचान से मिलवाते हैं। केन रॉबिन्सन का मानना है कि हर इंसान के भीतर एक विशेषता छिपी होती है, जिसे अगर पहचाना जाए तो वो इंसान अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। इस किताब में वो उन कहानियों को साझा करते हैं जिनमें लोग अपने जुनून को पहचान कर जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य पा सके। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी वो एलिमेंट क्या है? क्या आप भी अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना चाहते हैं? तो इस सफर में हमारे साथ चलिए और जानिए कि कैसे आप भी अपने असली जुनून को पहचान सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, द एलिमेंट। पहले अध्याय में केन रॉबिन्सन द एलिमेंट की परिभाषा और उसकी महत्ता के बारे में विस्तार से बताते हैं। वह कहते हैं कि द एलिमेंट वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक कौशल और व्यक्तिगत जुनून का मिलन पाता है। यह वह बिंदु है जहां आपका काम आपको खुशी देता है और आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। इस अध्याय में रॉबिन्सन यह भी बताते हैं कि कैसे हमारे समाज में अक्सर लोग अपनी वास्तविक रुचियों और क्षमताओं को पहचानने में असफल रहते हैं। इसकी मुख्य वजह हमारी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक ढांचे हैं, जो रचनात्मकता को दबाने का काम करते हैं और केवल एक निश्चित प्रकार की सफलता को महत्व देते हैं। रॉबिन्सन के अनुसार द एलिमेंट का अनुभव करने वाले लोग न केवल अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, बल्कि वे अपने जीवन में भी एक अद्वितीय आनंद का अनुभव करते हैं। इस अध्याय में वह यह संदेश देते हैं कि द एलिमेंट की खोज आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज हो सकती है, और यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको जीवन के नए आयामों से परिचित कराएगी। यदि आप अपने जीवन में उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप अपने वास्तविक उद्देश्य का पता लगाएं, तो यह अध्याय आपको प्रेरित करेगा और आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अध्याय 2, थिंक डिफरेंटली। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन इस बात पर जोर देते हैं कि दी एलिमेंट की खोज के लिए पारंपरिक सोच की सीमाओं को तोड़ना आवश्यक है। रॉबिन्सन का मानना है कि जब तक हम अपनी सोच को विस्तृत और रचनात्मक नहीं बनाएंगे, तब तक हम अपनी सच्ची क्षमताओं और रुचियों की पहचान नहीं कर पाएंगे। रॉबिन्सन कहते हैं कि समाज और शिक्षा प्रणाली अक्सर हमें एक निश्चित ढांचे में ढालने का प्रयास करती है, जिससे हमारी मौलिकता और रचनात्मकता कहीं खो जाती है। वह बताते हैं कि कैसे असाधारण व्यक्ति जिन्होंने अपने द एलिमेंट को पाया है, वे पारंपरिक सोच के ढांचे से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। वे नए दृष्टिकोण अपनाते हैं, अपरंपरागत तरीकों से सोचते हैं और अपनी रचनात्मकता को खुलकर व्यक्त करते हैं। इस अध्याय में कई उदाहरणों के माध्यम से यह दिखाया गया है कि कैसे लोग जब अपनी सोच को नया रूप देते हैं, तब वे अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका पूरा उपयोग करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ लोगों ने कला, विज्ञान, संगीत या लेखन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को इसीलिए खोजा क्योंकि उन्होंने समाज द्वारा निर्धारित सीमाओं को चुनौती दी और अपने भीतर के रचनात्मक आवेगों का अनुसरण किया। रॉबिन्सन यह भी कहते हैं कि रचनात्मकता और मौलिकता केवल कुछ चुने हुए लोगों की विशेषता नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति में होती है। जरूरत है तो सिर्फ इस रचनात्मकता को पहचानने और उसे विकसित करने की। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अपने द एलिमेंट की खोज करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा और उन नई संभावनाओं के बारे में सोचना होगा जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा या सोचा था। इस अध्याय का अंत एक प्रेरक विचार के साथ होता है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आपको अलग सोचना होगा। यह अध्याय पाठकों को अपनी सोच की दिशा बदलने और अपने जीवन के संभावित उद्देश्य की खोज के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 3, बियॉन्ड इमेजिनिंग। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन उन वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करते हैं जिनमें लोगों ने अपने द एलिमेंट को खोजा और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे लोग अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकले, अपनी असली रुचियों का पता लगाया और अंततः अपने जुनून को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। रॉबिन्सन कई प्रेरणादायक व्यक्तियों की कहानियां बताते हैं, जैसे कि पॉल मैककार्टनी, जो एक साधारण स्कूली छात्र थे, लेकिन संगीत में उनका अद्वितीय जुनून उन्हें द बीटल्स के महान संगीतकारों में से एक बना गया। इसी तरह गिलियन लिन की कहानी है, जिन्हें एक हाइपर एक्टिव बच्ची माना जाता था, लेकिन उनकी मां ने उनकी ऊर्जा को समझा और उन्हें नृत्य की दुनिया में ले गई, जहां वे एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर बन गई। इन कहानियों के माध्यम से रॉबिन्सन इस बात पर जोर देते हैं कि द एलिमेंट का अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं होता। जब लोग अपने सच्चे जुनून को पहचानते हैं और उसका पीछा करते हैं, तो वे उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अपनी क्षमताओं और रुचियों को पहचानने के लिए हमें अपनी कल्पना से भी आगे सोचना होगा। रॉबिन्सन कहते हैं कि हमें अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए साहस चाहिए। अक्सर हमारी वास्तविक क्षमताएं पारंपरिक शिक्षा और समाज के दबावों के कारण दब जाती हैं, लेकिन जब हम उन बाधाओं को पार कर लेते हैं, तो हम अपने द एलिमेंट को खोज सकते हैं, जो हमारे जीवन को बदल देता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने जीवन के उस अद्वितीय उद्देश्य की खोज करें जो हमारे भीतर ही छिपा है। यह संदेश देता है कि अपने द एलिमेंट को खोजने के लिए हमें अपनी कल्पना और विश्वास से भी आगे जाकर प्रयास करना होगा। अध्याय 4, इन द जोन। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन उस विशेष अवस्था का वर्णन करते हैं जिसे इन द जोन कहा जाता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने काम में लीन हो जाता है और उसे न तो समय का आभास होता है और न ही आसपास की किसी चीज का। यह अवस्था तब आती है जब कोई व्यक्ति अपने द एलिमेंट में काम कर रहा होता है। इस स्थिति में व्यक्ति न केवल अपने काम का आनंद लेता है, बल्कि वह अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग भी कर रहा होता है। रॉबिन्सन बताते हैं कि इन द जोन की स्थिति केवल तभी संभव होती है जब व्यक्ति उस काम में संलग्न होता है जो उसके लिए स्वाभाविक है और जिसमें उसकी गहरी रुचि होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी सीमाओं से परे जाकर भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। वह अपने काम में इतनी गहराई से जुड़ जाता है कि उसे किसी भी प्रकार की बाधा महसूस नहीं होती और उसके लिए हर चुनौती एक आनंददायक अनुभव बन जाती है। इस अध्याय में रॉबिन्सन ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जैसे कि महान एथलीट, संगीतकार और कलाकार जो अपने काम में इन द जोन की अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये लोग अपने द एलिमेंट में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनकी रचनात्मकता और उत्पादकता का स्तर अद्वितीय हो जाता है। उनके लिए काम एक साधना की तरह होता है, जिसमें वे अपने पूरे अस्तित्व को झोंक देते हैं। रॉबिन्सन इस बात पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में इन द जोन की अवस्था प्राप्त करने की क्षमता होती है, बशर्ते वह अपने सच्चे जुनून और क्षमताओं की खोज कर ले। यह अवस्था न केवल पेशेवर सफलता दिलाती है, बल्कि एक गहरे संतोष और खुशी का भी अनुभव कराती है। यह अध्याय पाठकों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने जीवन में इन द जोन की अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने द एलिमेंट की खोज करें और उसे अपनाएं। ये उन्हें याद दिलाता है कि जब हम अपने सच्चे स्वभाव के साथ काम करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने काम को भी एक नया अर्थ दे सकते हैं। अध्याय 5, फाइंडिंग योर ट्राइब। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि द एलिमेंट की खोज में आपका समुदाय या ट्राइब कितना महत्वपूर्ण है। वह बताते हैं कि जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आपके जैसे ही जुनून और रुचियां साझा करते हैं, तो आपको अपने द एलिमेंट को पहचानने और विकसित करने में बहुत मदद मिलती है। रॉबिन्सन बताते हैं कि एक ट्राइब न केवल समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है, बल्कि यह उन लोगों का भी समूह होता है जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए चुनौती देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें निखार सकते हैं। इस अध्याय में वह कुछ प्रमुख उदाहरण साझा करते हैं, जैसे कि महान वैज्ञानिक, कलाकार
और लेखक जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे समुदायों को खोजा और उनका हिस्सा बने, जिन्होंने उनके कार्य को प्रभावित किया और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उदाहरण के लिए शेक्सपियर का लेखन भी उस समय के अन्य लेखकों और कलाकारों के समूह के प्रभाव में विकसित हुआ। रॉबिन्सन ये भी बताते हैं कि अपने ट्राइब को खोजने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर समय उन्हीं लोगों के साथ रहना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे लोग मिलें जो आपके जुनून को समझते हैं और उसमें आपका समर्थन करते हैं। ये लोग आपको न केवल प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि आपकी क्षमताओं को भी चुनौती देंगे, जिससे आप और भी बेहतर बन सकें। यह अध्याय पाठकों को अपने ट्राइब को खोजने और उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, ताकि वे अपने द एलिमेंट को पूरी तरह से जी सकें। यह संदेश देता है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमारे विचारों और लक्ष्यों को समझते हैं, तो हम अपने सच्चे उद्देश्य को प्राप्त करने के करीब आ जाते हैं। अध्याय 6 व्हाट विल दे थिंक। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन उस सामाजिक दबाव और अपेक्षाओं पर चर्चा करते हैं जो अक्सर लोगों को उनके दी एलिमेंट की खोज से रोकता है। यह अध्याय उन मानसिक और सामाजिक बाधाओं को उजागर करता है जिनका सामना कई लोग तब करते हैं जब वे अपने सच्चे जुनून का पीछा करना चाहते हैं। रॉबिन्सन बताते हैं कि कई लोग अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानने के बावजूद समाज, परिवार या दोस्तों के विचारों और प्रतिक्रियाओं के डर से उनका अनुसरण नहीं कर पाते। वे अक्सर इस डर में जीते हैं कि लोग उनके फैसलों के बारे में क्या सोचेंगे, और यह डर उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित करता है। इस अध्याय में रॉबिन्सन उन वास्तविक जीवन की कहानियों को साझा करते हैं जहां लोगों ने समाज की अपेक्षाओं को चुनौती दी और अपने सपनों का पीछा किया। इनमें से कई लोगों ने अपने जीवन के पारंपरिक मार्गों को छोड़कर कुछ ऐसा करने का निर्णय लिया जिसे उनका समाज या परिवार समझ नहीं पाता था। लेकिन जब उन्होंने अपने द एलिमेंट को अपनाया तो उन्होंने न केवल सफलता हासिल की, बल्कि एक संतोषजनक और खुशहाल जीवन भी जिया। रॉबिन्सन इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि समाज के विचारों के डर से हम अपने सपनों को नहीं छोड़ सकते। वह कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोजने के लिए गंभीर हैं, तो हमें इन बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि द एलिमेंट की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है और इसे किसी भी बाहरी दबाव के कारण रोकना नहीं चाहिए। यदि आप अपने जीवन में वह करना चाहते हैं जो आपको वास्तव में खुशी और संतोष देता है, तो आपको दूसरों की अपेक्षाओं से परे जाकर अपने जुनून का पीछा करना होगा। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपने डर और सामाजिक दबावों से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वभाव की ओर कदम बढ़ाएं और अपने द एलिमेंट को अपनाएं। अध्याय 7 डू यू फील लकी। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन भाग्य और अवसर के बीच के जटिल संबंधों पर चर्चा करते हैं और यह बताते हैं कि किस प्रकार भाग्य और अवसर की भूमिका हमारे दी एलिमेंट की खोज में महत्वपूर्ण हो सकती है। रॉबिन्सन कहते हैं कि जबकि भाग्य एक अप्रत्याशित और अनियंत्रित शक्ति के रूप में देखा जाता है, इसे सही समय पर सही जगह पर होना भी कहा जा सकता है, लेकिन भाग्य केवल एक छोटा हिस्सा है। असली सवाल यह है कि हम इन अवसरों का उपयोग कैसे करते हैं। रॉबिन्सन इस विचार का समर्थन करते हैं कि अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन केवल वे लोग जिन्हें अपने द एलिमेंट का अंदाजा होता है, वे ही इन अवसरों का लाभ उठा पाते हैं। वह कहते हैं कि हमें अपनी रुचियों और जुनून को पहचानने और उन्हें विकसित करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि जब कोई अवसर हमारे सामने आए तो हम उसका पूरी तरह से लाभ उठा सकें। इस अध्याय में रॉबिन्सन कुछ ऐसे उदाहरण साझा करते हैं जिनमें लोगों ने अपने जीवन में आए अवसरों को पहचाना और उनका सही तरीके से उपयोग करके अपने द एलिमेंट की खोज की। इन कहानियों में यह दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अपने भाग्य को खुद ही लिखा और अपने जीवन को नई दिशा दी। रॉबिन्सन यह भी बताते हैं कि कभी-कभी हमें अपने भाग्य को खुद ही बनाना पड़ता है। यदि हम लगातार अपने जुनून और क्षमताओं को खोजने और विकसित करने में लगे रहते हैं, तो हम उन अवसरों को भी बना सकते हैं जो हमें हमारे द एलिमेंट की ओर ले जाते हैं।
यह अध्याय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जबकि भाग्य और अवसर का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है, हमें खुद भी सक्रिय रूप से अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए जहां हम अपने द एलिमेंट को पा सकें। इस अध्याय का समापन इस विचार के साथ होता है कि जब हम अपने जुनून को पहचान लेते हैं तो भाग्य भी हमारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और हमें उन अवसरों की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अध्याय 8, समबडी हेल्प मी। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन इस बात पर जोर देते हैं कि दी एलिमेंट की खोज में मददगार लोग यानी मेंटर्स और सहयोगी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रॉबिन्सन कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने में, हमारी रुचियों को विकसित करने में और हमारे जुनून का पालन करने में मदद करते हैं। ऐसे लोग हमारी यात्रा को आसान बनाते हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। रॉबिन्सन इस अध्याय में कई उदाहरणों का उल्लेख करते हैं जहां मेंटर्स और सहयोगियों ने लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक सही मेंटर या मार्गदर्शक किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह मेंटर वह हो सकता है जो आपके भीतर छिपी हुई क्षमताओं को देखता है और उन्हें बाहर लाने में आपकी मदद करता है, या वह व्यक्ति हो सकता है जो आपके कठिन समय में आपका साथ देता है और आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय में रॉबिन्सन इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि हमें ऐसे मेंटर्स को कैसे ढूंढना चाहिए और कैसे उनके साथ एक मजबूत और फायदेमंद संबंध स्थापित करना चाहिए। वह बताते हैं कि मेंटर केवल आपको सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा साथी होता है जो आपके विकास के हर चरण में आपके साथ होता है। रॉबिन्सन यह भी बताते हैं कि मदद मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कदम है जो आपको अपने दी एलिमेंट की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। उन्होंने यह समझाया कि एक अच्छे मेंटर की पहचान यह होती है कि वह आपको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मार्गदर्शन करता है और आपको अपने निर्णय खुद लेने के लिए सशक्त बनाता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में ऐसे लोगों की उपस्थिति का मूल्यांकन करना और उनकी मदद को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके दी एलिमेंट की खोज में सही मेंटर्स और सहयोगी आपकी यात्रा को न केवल आसान बल्कि अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह अध्याय आपको प्रोत्साहित करता है कि आप अपनी यात्रा में मदद मांगने से न हिचकिचाएं और उन लोगों की सराहना करें जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में मदद की है। अध्याय 9, इज इट टू लेट। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन उस सामान्य धारणा को चुनौती देते हैं कि दी एलिमेंट की खोज के लिए एक निश्चित उम्र या समय सीमा होती है। वह बताते हैं कि यह धारणा कि किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र तक अपनी सच्ची रुचियों और क्षमताओं को पहचान लेना चाहिए, न केवल गलत है बल्कि कई लोगों को उनके सपनों का पीछा करने से रोकती भी है। रॉबिन्सन इस विचार को स्पष्ट करते हैं कि किसी भी उम्र में द एलिमेंट की खोज की जा सकती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति में उत्सुकता और जुनून जीवित रहे। वे बताते हैं कि कई लोग अपने जीवन के विभिन्न चरणों में, यहाँ तक कि जीवन के उत्तरार्ध में भी, अपनी सच्ची रुचियों और क्षमताओं को पहचानते हैं और उनमें उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में रॉबिन्सन कुछ उदाहरणों का उल्लेख करते हैं जहां लोग जीवन के बाद के वर्षों में अपने दी एलिमेंट को खोजने में सफल हुए। इनमें से कई लोग अपने जीवन के अधिकांश समय एक ही प्रकार की गतिविधियों में लगे रहे, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और पाया कि वही उनका दी एलिमेंट है। इन कहानियों से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कभी भी अपने सपनों का पीछा करने में देर नहीं होती। रॉबिन्सन यह भी बताते हैं कि दी एलिमेंट की खोज के लिए जरूरी नहीं कि आप एक युवा उम्र में ही इसे पहचान लें। उम्र केवल एक संख्या है और यह कभी भी आपके जुनून और क्षमताओं की खोज में बाधा नहीं बननी चाहिए। वह कहते हैं कि जीवन में समय समय पर खुद को फिर से खोजने की प्रक्रिया चलती रहती है और हर नई खोज आपके जीवन को और अधिक समृद्ध बना सकती है। यह अध्याय पाठकों को यह विश्वास दिलाता है कि यदि वे अब तक अपने दी एलिमेंट को नहीं खोज पाए हैं तो भी यह बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। ये उन्हें प्रेरित करता है कि वे बिना किसी उम्र की परवाह किए अपने सपनों और रुचियों का पीछा करते रहे।
अध्याय का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ होता है, जब तक जीवन है तब तक खोज जारी है। यह संदेश पाठकों को अपने जीवन की दिशा बदलने और अपने दी एलिमेंट की खोज के लिए प्रेरित करता है, चाहे वे किसी भी उम्र के हों। अध्याय 10 फॉर लव और मनी। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन उस महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है जब वे अपने दी एलिमेंट की खोज करने की सोचते हैं। क्या मुझे अपने जुनून का पालन करना चाहिए, भले ही यह आर्थिक रूप से लाभदायक न हो, या फिर मुझे केवल वही करना चाहिए जो मुझे आर्थिक रूप से सुरक्षित रखे? रॉबिन्सन इस बात पर जोर देते हैं कि दी एलिमेंट की खोज में यह सवाल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका जवाब सरल नहीं है। वह बताते हैं कि कई लोग अपने जुनून और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि दी एलिमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी आर्थिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना चाहिए। रॉबिन्सन बताते हैं कि यदि आपका जुनून आपको आर्थिक लाभ नहीं दे सकता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय आपको यह देखना चाहिए कि आप अपने जुनून को किस प्रकार से अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने मुख्य करियर के साथ साथ अपने जुनून को एक शौक के रूप में अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अपने पेशे में बदलने के तरीकों की खोज करते हैं। इस अध्याय में रॉबिन्सन कई उदाहरणों का उल्लेख करते हैं जिनमें लोगों ने अपने जुनून का पालन किया और अंततः इसे एक सफल करियर में बदलने में सफल हुए। वह यह भी बताते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने अपने जुनून को आर्थिक लाभ के बजाय व्यक्तिगत संतोष के लिए अपनाया और अपने जीवन में एक अनोखी संतुष्टि पाई। रॉबिन्सन इस अध्याय में यह भी सुझाव देते हैं कि हमें अपने जुनून और वित्तीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप अपने जुनून का पालन करने के लिए वित्तीय जोखिम उठाएं, बल्कि आपको ऐसे तरीके खोजने चाहिए जिनसे आप अपने जुनून को अपने जीवन में शामिल कर सकें और इसे धीरे धीरे एक स्थिर करियर में बदल सकें। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपने जुनून का पीछा करें, लेकिन इसे व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ करें। यह उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे अपने जीवन में दी एलिमेंट की खोज के लिए साहस और बुद्धिमानी का उपयोग करें, ताकि वे एक संतुलित और समृद्ध जीवन जी सकें। अध्याय 11 मेकिंग द ग्रेड। इस अध्याय में केन रॉबिन्सन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना करते हैं और यह बताते हैं कि कैसे यह प्रणाली कई बार दी एलिमेंट की खोज में बाधा बन सकती है। रॉबिन्सन का मानना है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली रचनात्मकता, कल्पना और व्यक्तिगत क्षमताओं को विकसित करने के बजाय एक रूपता और मानकीकरण को बढ़ावा देती है। वह कहते हैं कि शिक्षा का मौजूदा ढांचा विद्यार्थियों को उनके दी एलिमेंट को पहचानने और विकसित करने में मदद करने के बजाय उन्हें एक ही सांचे में ढालने की कोशिश करता है। रॉबिन्सन बताते हैं कि स्कूलों में अक्सर केवल कुछ ही विषयों को महत्व दिया जाता है, जबकि कला, संगीत, नृत्य और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को हाशिए पर रखा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वे बच्चे जिनकी रुचियां और क्षमताएं इन क्षेत्रों में होती हैं, उन्हें उनके सच्चे जुनून को पहचानने और विकसित करने का अवसर नहीं मिलता। इसके बजाय वे उन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती, और अंततः वे अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने से चूक जाते हैं। इस अध्याय में रॉबिन्सन कुछ ऐसे उदाहरण साझा करते हैं जिनमें लोगों ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं के बावजूद अपने दी एलिमेंट को खोजा और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त की। वह यह बताते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने स्कूल के पारंपरिक मानकों को पीछे छोड़कर अपने जुनून का पालन किया और अपने क्षेत्रों में महान सफलता प्राप्त की। रॉबिन्सन यह भी सुझाव देते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है ताकि यह अधिक लचीली और व्यक्तिगत हो सके। वह कहते हैं कि हर बच्चे की अपनी विशेष क्षमताएं और रुचियां होती हैं, और शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वह उन क्षमताओं को पहचानने और विकसित करने में मदद करे। यह अध्याय पाठकों को प्रेरित करता है कि वे अपने बच्चों को उनके जुनून और रुचियों के आधार पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, बजाय इसके कि वे उन्हें केवल पारंपरिक मानकों के अनुसार मापें।
यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा का असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि यह विद्यार्थियों को उनके द एलिमेंट की खोज में मदद करे, ताकि वे न केवल शैक्षणिक सफलता प्राप्त कर सकें बल्कि एक संतोषजनक और खुशहाल जीवन भी जी सके। इस अध्याय का समापन एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ग्रेड प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि हम अपने भीतर की संभावनाओं को पहचान सकें और उन्हें पूरी तरह से विकसित कर सकें। मैसेज एंड लर्निंग्स। द एलिमेंट हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य अपनी सच्ची रुचियों और क्षमताओं की खोज करना है। यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा और जुनून को पहचानें और उसका पालन करें, भले ही इसके लिए हमें समाज की पारंपरिक अपेक्षाओं से बाहर निकलना पड़े। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा और सामाजिक मान्यताएं हमें एक निश्चित दिशा में ले जा सकती हैं, लेकिन हमारी असली खुशी और संतोष तब आता है जब हम अपने द एलिमेंट को पा लेते हैं। ये पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी भी अपने जुनून की खोज में देर नहीं होती। हमें अपनी उम्र, सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना अपने द एलिमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। इस प्रक्रिया में हमें अपने समुदाय और मेंटर्स की मदद लेनी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय और साहस हमारा ही होना चाहिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।